नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हायर एजुकेशन के पीवाईक्यूएस करने वाले हैं। ओके, तो पहली क्लास है और जो भी आपके 2021 में पूछे गए जो भी क्वेश्चंस है उसी को आज हम करने वाले। ओके, तो डेली हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज जो है 20 क्वेश्चंस की वो जारी रहे। ओके, तो आपको एक ही वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, ताकि आपको कहीं घूमने ना जाना पड़े। ओके, चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, छोटे से इन्फॉर्मेशन है, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहां पर अभी आप वीडियो को देख रहे हो। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और उसके बाद है, अगर कोई साइकोलॉजी का बच्चा है ओके, तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है या जीसेट की प्रिपरेशन कर रहा है या पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए अलग से लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार। ओके, और मेरी ओर से स्पेशली अलग से लाइन है, दम लगा के ऐसा। चले, तो रेडी सब लोग पीवाईक्यूएस करने के लिए रेडी हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आप लोग डेली ऐसे ही पीवाईक्यूएस ही चाहते हैं कि या फिर थियरी प्लस पीवाईक्यूएस वाली क्लासेस हैं वो आपको अच्छी लगती है। ओके, अगर आपको अकेले पीवाईक्यूएस चाहिए तो हम अकेले पीवाईक्यूएस करवाएंगे। ओके, जो थियरी है वो बाद में करवा देंगे। ओके, लेकिन पीवाईक्यूएस अभी आपको करवा देंगे। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका जो ओपिनियन क्या है इसके रिलेटेड, वो बता देना। ओके, तो चलिए सब लोग रेडी हो, स्टार्ट करें। लाइव चैट में जो बच्चे जुड़े हैं ना, वो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चले, रेडी हो ना सब लोग? रेडी, स्टडी, गो। चले, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से क्या यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है। ओके, मतलब कि यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनिमय। ओके, हायर एजुकेशन के अंदर क्वालिटी रेगुलेट करने की उनका उत्तरदायित्व है या नहीं है, वो आपको बताना है। ओके, उसके बाद है उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षण। ओके, जो भी हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके कैंपस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना। ओके, उसके बाद संकाय सदस्यों की शोध परियोजना के लिए अनुदान। ओके, तो जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं ओके फैकल्टी के, उसको फंडिंग करने के लिए। फिर विश्वविद्यालय को मॉडल पाठ्य चर्चा का सुझाव देना। ओके, यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है ओके, मॉडल करिकुलम है ओके, उसका सजेशन देना। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। आप अपनी मतलब आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसके अकॉर्डिंग आंसर करिए। ओके, और जो भी बच्चे मतलब गुजरात के बच्चे, जिन बच्चों ने जीसेट के वीडियोस देखा था यूजीसी का ओके, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है जीसेट के टाइम पे ओके, तो उन लोगों ने देखा होगा, तो उनको ये आना चाहिए आंसर। ओके, तो जीसेट वाले बच्चे, अगर आप लोगों ने यूजीसी का वीडियो नहीं देखा है तो गुजराती में आपके लिए अवेलेबल है। ओके, चलिए आंसर करिए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे बच्चे आंसर करें, ताकि आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको भी लगे कि नहीं हाँ मैंने यहाँ पर गलती की। अगर गलती करोगी तो वहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये गलती मैंने यहाँ पर की थी। अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो फिर आपकी दोबारा से गलती नहीं होगी। ओके, चलें, ओके, क्या होगा आंसर बताइए सभी बच्चे। चलिए, तो यहाँ पर आपका आएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, कि यहाँ पर यूजीसी का उत्तरदायित्व ये तो है ही कि हायर एजुकेशन के अंदर जो क्वालिटी है उसको रेगुलेट करने की। ओके, गुणवत्ता में सुधार लाना, गुणवत्ता देखने के लिए ओके, रेगुलेट करने के लिए, ये तो उसका मतलब उत्तरदायित्व है। फिर देखो, जो भी फैकल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी करता है यूजीसी, है ना, क्योंकि वो ग्रांट देता है, फंडिंग करता है। ओके, और विश्वविद्यालय को मॉडल पाठ्य चर्चा, मतलब कि जो भी मॉडल करिकुलम है उसका भी सजेशन यूजीसी की ओर से किया जाता है। ओके, यूजीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जोड़ मिलाने का है। मिलाइए, रविंद्रनाथ टैगोर है, फिर एस चंद्रशेखर है, मंजूल भार्गव है और अमर्त्य सेन है। और यहाँ पर उनके डोमेन है, ओके, भौतिकी के अंदर मतलब कौन इससे भौतिकी से रिलेटेड है, कौन साहित्य से रिलेटेड है, कौन अर्थशास्त्र से रिलेटेड है और कौन गणित के मतलब मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। बताइए इसका आंसर, फटाफट करना है आंसर को के, लेकिन गलत आंसर नहीं करना है, सोच समझ कर आंसर करना सभी बच्चों को। और जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं सभी के सभी बच्चे वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो प्लीज़, क्योंकि इसके पीछे मुझे मेहनत बहुत लगती है। और सच बताऊँ तो मुझे बस यही लालच होती है, ओके, जो भी समझो, लेकिन यही लालच होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दे, ओके। चलिए आंसर करिए सब लोग, फटाफट आंसर करें। देखो जितना आप लोग यहाँ पर आंसर कर पाओगे ना, उतना डर आपको मतलब कि एग्जाम के टाइम पे खत्म हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ओके। चलिए हो गया सबका, बता दो भाई, हो गया। चलो, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता ही होगा, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर से रिलेटेड है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो पहले से ही देख लो, पहले में 2 नंबर है, तो यहाँ से ही आपका आंसर आ रहा है ना। फिर देखो बी में 1000 चंद्रशेखर जो है वो भौतिकी से है, फिजिक्स से है, ओके। और मंजूल भार्गव है वो कहाँ जाएंगे, मैथमेटिक्स के अंदर। और अमर्त्य सेन है वो कहाँ पर जाएंगे, तो 3rd नंबर इकोनॉमिक्स, ओके। अमर्त्य सेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, ओके। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए, असर्शन रीजन है, ओके, ध्यान से आंसर करना है। चलिए असर्शन कह रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, ओके। जो भी हायर एजुकेशन जो है, ओके, उसकी जो भी इंस्टीट्यूशंस है, ओके, तो जो भी मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, ओके, वो एजुकेशन प्रोवाइड की जो क्वालिटी है, ओके, उसके अंदर रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, मतलब विभिन्नता देखने को मिलती है, ओके। क्योंकि रीजन का मतलब क्या होता है, वो कारण होता है, रीजन, है ना। तो क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न सामाजिक समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर, बताइए क्या आंसर आएगा। सोच समझकर आंसर करना है, ओके। ऑप्शंस यहाँ पर है आपके, ओके। चले, आई होप आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने, ओके। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो दोनों स्टेटमेंट तो सही है वैसे भी, है ना, लेकिन यहाँ पर जो असर्शन है ना उसका रीजन ये वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्यों देखने को मिलती है, हर एक क्षेत्र अलग अलग होते हैं, वहीं पर रहने वाले लोग भी अलग होते हैं, है ना। तो इसी वजह से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है ना, इसी वजह से देखने को मिलती है। यहाँ पर ये कारण नहीं था कि भाई जो भी विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न जो सामाजिक समूह की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है ना, वो नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अगर हाँ ये वाला था कि इसको आप असर्शन बना लेते ना, उच्च शिक्षा संस्थाओं की तुलना नहीं की जा सकती है, इसको अगर आप असर्शन बना लेते, ओके, इसको क्या बना लेते, असर्शन बना लेते, तो उसका रीजन ये हो सकता था कि वे विद्यार्थी के भिन्न भिन्न सामाजिक समूह की आवश्यकता की पूर्ति करती है, ओके। तो यहाँ पर ही एक ही स्टेटमेंट में आपको असर्शन रीजन दोनों ही यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है, ओके। लेकिन ये वाली जो ऊपर वाला असर्शन है इसका रीजन ये वाला नहीं है, ओके। इस वजह से सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, जिन बच्चों ने मतलब कि सेकंड आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान में निम्नलिखित में कौन कौन से प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में विद्यमान है। ये तो आपको सिंपल सा आना चाहिए, ओके। अभी 2 दिन पहले ही मैंने यूजीसी की लिस्ट मतलब कि यूजीसी के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, उसकी लिस्ट मैंने आपको ग्रुप मतलब टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई थी, ओके। तो जिन बच्चों ने वो पीडीएफ देखी होगी उनको तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए
ऑप्शन है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। चलें आंसर बताइए सभी बच्चे। ओके, हो गया सभी बच्चों का आंसर। भाई फटाफट आंसर देना है और सभी बच्चे आंसर देंगे। ओके चले, तो यहाँ पर देखो, आपको पता है 4 टाइप्स की यूनिवर्सिटी अभी हमें देखने को मिलती है। एक तो हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, ओके, डीम्ड, फिर प्राइवेट, ओके, फिर सेंट्रल, ओके, सेंट्रल एंड क्या है कि स्टेट। ओके, ये 4 टाइप की यूनिवर्सिटी अभी हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर इनमें से जो भी है उसको आप टिक करोगे। देखो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, ओके, फिर आपकी रिसर्च यूनिवर्सिटी भी नहीं है, बाकी की जो BDE है वो आपका सही आंसर है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में भी बता देती हूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, उसको अब यूनिवर्सिटी कर देने की बात की गई है। मतलब कि यहाँ से डीम्ड नेम जो है, डीम्ड नेम जो है उसको हटा देने की बात की गई है। ओके, हटा देने की बात की गई है। ओके, बात की गई है। किसने की है? जगदेश कुमार जी ने, जगदेश कुमार जी ने, उन्होंने बताया है। जगदीश कुमार जी ने अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही बताया है कि सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में से डीम्ड टू बी जो वर्ड है उसको निकाल दिया जाएगा और सभी को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। ओके, तो ये भी करंट है, तो उसको भी आप लोग याद रखना। ओके, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास 4 यूनिवर्सिटी है, डीम्ड, प्राइवेट, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए, तो BD इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी। ओके, कॉलोनियल पीरियड में हुई थी। ओके, फिर स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ब्रिटानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार में वास्तव में रुचि थी। चलो, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनकी रुचि मतलब कि जो इंडिया की हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट है उसके विस्तार, मतलब उसका विस्तार करने की उनकी, मतलब उनमें उनकी रुचि थी, ये बोला गया है। ओके, चलिए आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, देखो कोई भी ना ऐसे नहीं बैठना है, सभी बच्चों को ट्राई करना है, आंसर देना है, ताकि आपको खुद को भी पता चले कि आपको कितना आता है। ओके, और यहाँ पर कौन सा आपको मार्क्स दे देने वाले हैं या फिर आपको फेल या पास कर देने वाले हैं, है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस यहीं से बढ़ा दीजिए। इसी वजह से तो मैंने लाइव चैट ओपन रखा है, ताकि आप लोग लाइव चैट में आंसर कर पाओ। ओके, चलिए, और जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके रखिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट है, उसमें से पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना वो आपका सही है। उसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय जो है, मॉडर्न यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो कॉलोनियल पीरियड के मतलब कि टाइम पे हुई थी उसकी स्थापना। ओके, वो इस्टेब्लिश कब हुई थी? कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हुई थी। ओके, और स्टेटमेंट 2 है ना वो आपका गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, उसका उद्देश्य क्या था? हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट को विस्तार करने के लिए उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि ये थी कि जितने भी भारत के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे ना, तो हमारे यहाँ क्लार्क में काम करेंगे। ओके, मतलब कि हमारे अंडर में काम कर सकते हैं। ओके, अगर उनको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो वो हमारे काम के होंगे नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी हमें नहीं समझ आ रही थी, है ना। इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, हमारे इंडियन लोगों को पढ़ाने की, मतलब कि उनको आगे एजुकेशन की बात करते थे और फिर जाके उन्हीं लोगों को मतलब कि अपने अंडर में रखते थे। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? चलिए, यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, बहुत सक्षम संकाय सदस्य का चयन करना। ओके, मतलब कि जो कम्पिटेंट फैकल्टी है, ओके, वेरी कम्पिटेंट जो फैकल्टी है उसको सिलेक्ट करना। ओके,
उसके बाद है संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। और दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शोध करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। चलिए इसका आंसर करिए सभी बच्चे। समावेशी विशेषता की बात हो रही है, ओके, उसके विपरीत रूप से प्रभावित करती है, ऐसा पूछा गया है। फटाफट आंसर करिए सभी बच्चे। चलिए ओके, तो यहाँ पर जो है वो आपका 3rd नंबर का ऑप्शन है, ये जो है ना वो विपरीत रूप से प्रभावित करती है। ओके, संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके। ओके, पक्षपात तो वैसे भी समावेशी के अंदर हम पक्षपात नहीं करते हैं ना, समावेशी के अंदर हम क्या करते हैं, समावेशी के अंदर हम उनको मतलब समान रूप से शिक्षा दी जाती है। समावेशी का मतलब क्या होता है, समान रूप से शिक्षा देना, समान रूप से शिक्षा देना। ओके, समान रूप से शिक्षा देना मतलब कि कहीं पर भी असमानता का भाव यहाँ पर उत्पन्न नहीं करना है। सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं, ओके, सभी प्रकार के बच्चे एक ही क्लासरूम के अंदर अपनी अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग वहां पर पढ़ाई कर सकेंगे। ओके, कोई बच्चा है मान लो कि तेजी से पढ़ रहा है, ओके, तो उसको तेजी से पढ़ाओ। जो बच्चा मतलब धीरे से पढ़ रहा है, स्लोली पढ़ रहा है, तो उसको मतलब कि स्लोली उसके उसी टॉपिक को उसको क्लियर कराओ। जब तक वो उस टॉपिक को क्लियर नहीं करता है तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाना। ओके, तो इस तरीके से सभी को एक साथ रख के और सभी प्रकार के बच्चों को उनकी जो भी एबिलिटीज है या फिर उनकी जो कमियां हैं उसको ध्यान में रख के उनको शिक्षा देना। ओके, ये समावेशी विशेषता के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहाँ पर उसके विपरीत रूप से उसको क्या क्या प्रभावित करता है उसके बारे में था। ओके, तो 3rd इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 3rd आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से कारक शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो शिक्षा के अंदर गुणवत्ता क्वालिटी को प्रोत्साहित करते हैं, ओके, उसको प्रमोट करते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन है सम्मेलन, ओके, परिचर्चाओं को आयोजित करना, ओके, कॉन्फ्रेंस फिर सिंपोजिया जो है उसको ऑर्गेनाइज करना, विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालय के साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब कि जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज है, ओके, उसके जो भी लीडिंग है उसके साथ क्या करना है, कोलैबोरेशन, रिसर्च को यहाँ पर रिसर्च के कोलैबोरेशन मतलब सहयोग को बढ़ावा देना है। ओके, उसके बाद है 3rd ऑप्शन है विश्वविद्यालय के निजीकरण के माध्यम से, ओके, यूनिवर्सिटीज के को प्राइवेटीकरण करके, ओके, फिर जो शोध नहीं करते उन संकाय सदस्यों के लिए कठोर दंड के तंत्र की रचना के द्वारा। ओके, मतलब कि जो रिसर्च नहीं करते हैं ना उनको पनिशमेंट देने की यहाँ पर बात की गई। ओके, और मतलब कि पनिशमेंट देने के लिए एक तंत्र की रचना करना, एक सिस्टम को क्रिएट करना। ओके, संकाय सदस्य एवं विद्यार्थियों के लिए ई संसाधन उपलब्ध कराती। ओके, जो भी फैकल्टी एंड जो भी स्टूडेंट्स है, ओके, तो उनके लिए क्या करना है, ई रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग करा के। चलिए, तो शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से फैक्टर्स मतलब कि यूजफुल हो सकते हैं, बताइए। ओके, तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर आंसर आपका है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ए बी ई। पहला वाला है कॉन्फ्रेंस रखो, सिंपोजिया को ऑर्गेनाइज करो। ओके, तो इस तरीके से परिचर्चा, सिंपोजिया मतलब परिचर्चा करना। ओके, तो उसका आयोजन करके हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, शिक्षण की गुणवत्ता में शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ओके, और दूसरा है विश्व के जो भी मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड की, ओके, जो भी आगे लेवल की हाई लेवल की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, उसके साथ शोध के सहयोग को बढ़ावा देना। ओके, रिसर्च के कोलैबोरेशन को
क्या करना, बढ़ावा देना। ओके, और तीसरा है आपका ई संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों के लिए ई रिसोर्सेस उपलब्ध करा के। ओके, तो ये दो जो बीच वाले हैं सी और डी इज नॉट करेक्ट। ओके, कि प्राइवेटीकरण करने की तो कोई बात ही नहीं आ रही भाई यूनिवर्सिटीज की, है ना। बिना प्राइवेटीकरण करे भी हम शिक्षा में गुणवत्ता ला सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। तो ये फैक्टर उसके लिए मतलब कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और फिर जो शोध नहीं करते उनसे अभी दंड देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा ना, पनिशमेंट तो देनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो इसके लिए उसके मतलब पनिशमेंट देने की बात ही नहीं आ रही। ओके, तो सी और डी इज नॉट करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन से आएगी, ए बी ई ओनली। ओके, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर लगाया उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो, यहाँ पर जोड़ मिलाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भाई, कंजूसी मत करना इसमें। ओके, यहाँ पर आपके कौन से आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, है ना। फिर भी पता नहीं लोग कैसे कैसे मतलब कि कंजूसी करते रहते हैं। चलिए, सच बताओ तो आपकी लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ भी नहीं होता है। देखने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं वीडियो को, लेकिन लाइक करने वाले बहुत ही कम बच्चे होते हैं। लेकिन आप लोगों की लाइक से ना सच में अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि नहीं, बच्चों को पसंद आती है क्लास। ओके, आपकी लाइक का मतलब ये है कि आपको क्लास पसंद आई, आपको कुछ नॉलेज मिला है। ओके, ये मतलब होता है, इसका कोई पैसा मुझे नहीं मिलता आपके लाइक के। ओके, चलिए, आईसीएसएसआर क्या है, डीएसटी क्या है, ओके, आईसीएमआर क्या है, आईसीपीआर क्या है, मतलब कि किससे संबंधित है, यहाँ पर लिस्ट 2 में देखिए सभी बच्चे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको फिलोसॉफी वर्ड दिख रहा है, तो पी से फिलोसॉफी का जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो डी में जाएगा आपका 1। अब डी में देख लो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, यूजीसी नेट वाले बस ऐसे ही कोई एक मतलब कि आंसर को ढूंढ लो, आपका जो मतलब ये जो टेबल है ना, मतलब टेबल वाला जो क्वेश्चन आता वो सही हो जाता है, जोड़ मिलाने वाला। ओके, तो अब देखो ए में कौन सा जाएगा, आईसीएसएसआर जो है ना वो सोशल साइंस से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद है आपका बी में जाएगा डीएसटी, डीएसटी क्या है, साइंस से रिलेटेड है, और आईसीएमआर जो है वो किससे है, वो मेडिसिन से। ओके, तो एम से मेडिसिन याद रख लो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इसके फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। ओके, देखिए आईसीएसएसआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आईसीएसएसआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस सोशल साइंस रिसर्च। ओके, अगर आपका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा होता तो आप इजीली इसको पकड़ पाते हैं ना। तो ये जो आईसीएसएसआर है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। टीएचटी का फुल फॉर्म देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ से पकड़ पाए ना, साइंस से। ओके, आईसीएमआर देखो, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिसिन से मेडिकल, है ना, इस तरीके से। फिर आईसीपीआर जो है वो उसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ओके, तो पी से फिलोसॉफी। क्लियर, इस तरीके से वर्ड को पकड़ना अगर आपको समझ आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, चले बताइए। ओपन यूनिवर्सिटी की बात है। इसका आंसर करिए सभी बच्चे। चलिए, इसका आंसर तो आना चाहिए, और जीसेट वालों को तो आना ही चाहिए। ओके, क्योंकि उनको तो मैंने ये वैसे भी पढ़ाया हुआ था दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर में ही पढ़ाया हुआ था। ओके, चले, ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1982। ओके, 1982 में फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। अब ये यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, ओपन यूनिवर्सिटी तो सही है,
लेकिन ये ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी बताओ तो, इसका आंसर करो। इग्नू थी या फिर बी ए वो मतलब कि बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी, बताओ। बाबा साहेब नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन देती हूँ। ओके, एक दे रही इग्नू, ओके, इग्नू। दूसरा दे रही हूँ आपको BAOU, बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तीसरा मैं दे रही हूँ BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पर आप समझ लेना, अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, ओपन यूनिवर्सिटी। बताओ, चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ही आपको दूसरा क्वेश्चन बता दिया है कि भाई सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी उसका नाम क्या था, बताइए। पता है किसी को? चले, इसका आंसर आएगा BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे इग्नू को लगाते, लेकिन इग्नू बाद में बनी थी। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वो सबसे पहले बनी थी। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में बनी थी BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है तो आपको मतलब कि इसका आंसर आना चाहिए। ओके, और वो 1982 में बनी थी, 1982 में। और वहाँ पर पहले क्या था? आंध्र प्रदेश लगता था। ओके, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश याद रखना है। ओके, ओके। और इसका जो पहले जो मतलब कि उसकी जो यूनिवर्सिटी जो पहले थी, ओके, ये जो यूनिवर्सिटी थी ना पहले, उसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी थी। जब 1982 में ये बनी तब उसका नाम क्या था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी थी। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, ओपन यूनिवर्सिटी ये उसका फर्स्ट नाम था। और अभी इसको रीनेम दिया गया है। इसको क्या किया गया है? इसको रीनेम दिया गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच समय अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए, संसद पार्लियामेंट के जो दो सेशंस होते हैं, ओके, उसके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? मतलब कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ, बताइए। आंसर करें सभी बच्चे। चले, आई होप आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो जो सेशंस होते हैं ना पार्लियामेंट के, उसके जो बीच में जो मतलब कि जो अंतराल होता है ना, वो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का, 1 मंथ का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करिए। यू इन आयुष स्टैंड। ओके, तो आयुष के फुल फॉर्म के अंदर यू का मीनिंग क्या है? यू किससे संबंधित है, बताइए। इसका आंसर करें सभी बच्चे। ओके, चले, आई होप आपको आंसर आ गया होगा। चलिए, आंसर है यूनानी। क्या है? यूनानी। इसका अगर आयुष का फुल फॉर्म देखते हैं तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ओके, तो फुल फॉर्म आपको क्या करना है? याद रखना है। ये जो है वो मतलब कि मेडिकल सिस्टम से यहाँ पर काम किया जाता है। ओके, मेडिकल मतलब कि औषधि रिलेटेड जो भी सिस्टम है उस औषधि, सॉरी, औषधि, ओके, औषधि रिलेटेड जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाता है। ओके,
तो ये एक क्या है, एक सिस्टम है आयुष, ओके। और उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ओके क्लियर। होम्योपैथी से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, औषधि है, ओके, मतलब कि औषधि से रिलेटेड है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 12 अजर्सन रीजन अगेन आ गया भाई। अजर्सन कह रहा है कि अत्यधिक चयनशील संस्थाओं में मुक्त प्रवेश संस्थाओं की अपेक्षा प्राय उच्चतर समापन दरें होती है, ओके। अब इसका रीजन क्या है, ओके, तो रीजन क्योंकि यह जिन संस्थाओं में प्रवेशक प्रवेश लेते हैं उनकी सफलता की अपेक्षा प्रवेशकों की पूर्व अधिगम तैयारी और प्रेरणाओं को दर्शाती है। बताइए इसका आंसर। ओके चले, तो यहाँ पर दोनों ही आंसर सही है, ओके। और रीजन है वो अजर्सन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखो कि अत्यधिक चयनशील संस्था में मुक्त प्रवेश संस्था है, ओके, जो भी मतलब ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशंस होती है, ओके, उसकी अपेक्षा प्राय उच्चवर, ओके, मतलब कि उच्चवर हायर क्या होती है, समापन कंप्लीशन दरें होती है, ओके। तो यहाँ पर ये बात की गई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जिन संस्थाओं में प्रवेशक प्रवेश लेते हैं, ओके, जो भी बच्चे वहाँ पर मतलब कि क्या करते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उनकी जो सफलता की अपेक्षा पर यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रवेशक है, ओके, तो उनकी पूर्व अधिगम की तैयारी कितनी है और उनके उनके अंदर मोटिवेशन कितना है, प्रिपरेशन कितनी है, ओके, पहले से ही उसको यहाँ पर देखा जाता है, ओके। तो यहाँ पर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उच्च शिक्षा में उत्पादकता मापना निम्नलिखित कारकों के चलते चुनौतीपूर्ण है, ओके। हायर एजुकेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को अगर आपको मेजर करना है तो उसके अंदर जो भी फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ये क्या होता है, चैलेंजिंग बना रहता है, ओके। तो यहाँ पर देखो बहुल निर्गतों का संयुक्त उत्पादन, मतलब कि मल्टीपल आउटपुट्स जो होते हैं, रिजल्ट होते हैं, ओके, मल्टीपल रिजल्ट जो होते हैं उसका मतलब कि ज्वाइंट प्रोडक्शन की वजह से, विषम जाति आगत व निर्गत, ओके, मतलब हेट्रोजीनियस इनपुट एंड आउटपुट्स की वजह से, समय के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन यानी कि क्वालिटी चेंज ओवर टाइम, ओके, संकाय में गुणवत्ता के प्रति उदासीनता, ओके, तो डिफरेंस टुवर्ड क्वालिटी अमोंग फैकल्टी, और संस्थाओं और पद्धतियों में गुणवत्ता का अंतर, ओके। तो इंस्टीट्यूट एंड सिस्टम की क्वालिटी के अंदर क्या है, उनके बीच में वेरिएशन की बात हो रही है। चलिए आंसर करिए इसका। चले ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है, ए बी सी ई, ओके। पहला वाला है कि भाई मल्टीपल आउटपुट ज्वाइंट प्रोडक्शन, ये एक क्या है, एक चैलेंजेस है, ओके, हायर एजुकेशन की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, ओके। दूसरा है उसके अंदर जो भी इनपुट एंड आउटपुट्स है वो उसमें हेट्रोजीनस जो देखने को मिलते हैं। हेट्रोजीनस मतलब क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मतलब विषम जाति, ओके, मतलब कि अलग अलग जाति होती है ना, उसको विषम जातीय बोलते हैं। हेट्रोजीनियस यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट देखने को मिलता है, ओके। और उसके बाद है आपका क्वालिटी चेंज ओवर टाइम, समय के साथ गुणवत्ता में भी परिवर्तन आ रहा है, ओके, ये भी एक चैलेंज है, ओके। और ई जो है संस्था और पद्धतियों में गुणवत्ता का अंतर रहता है, ओके। जो भी इंस्टीट्यूशन है, ओके, सिस्टम्स है, उसकी क्वालिटी के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलती है, ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने थर्ड आंसर किया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वातंत्रोत्तर काल में भारत के प्रथम उच्च शिक्षा आयोग के प्रमुख थे। चलिए बताइए।
ये तो इजी है, ये तो सबको आना चाहिए। फर्स्ट कमीशन फॉर हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया वाज हेड। ओके, कौन थे बताओ? हायर एजुकेशन आयोग के जो प्रमुख कौन थे? कमीशन के प्रमुख कौन थे बताओ? हेड कौन थे? ओके, यहाँ पर आंसर आएगा एस राधाकृष्णन। ओके, राधाकृष्णन। आयोग भी था, है ना, जो कि क्या है भाई, स्वतंत्रता काल में भारत के स्वतंत्रोत्तर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र होने के बाद की बात हो रही है। ओके, स्वतंत्र प्लस उत्तर, इस तरीके से उसका संधि विच्छेद होता है। तो स्वतंत्र जो भी हमारा हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हुआ, उसके बाद के काल के अंदर भारत के जो पहले उच्च शिक्षा आयोग के प्रमुख बने थे वो थे आपके एस राधाकृष्णन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम व निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय संगठन को निर्देश दिया है? बताइए। चलिए, पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए, ओके, बताइए, आंसर करिए। फटाफट आंसर करना है, चलिए बताइए। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा यूजीसी। ओके, तो कोर्स वगैरह जो होता है, ओके, मैंने आपको आगे भी बताया था, सिलेबस, करिकुलम, कोर्स वगैरह होता है हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो यूजीसी यहाँ से तय करती है। ओके, तो यूजीसी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखवा लेती हूँ आप लोगों को सभी के सभी क्या है फुल फॉर्म सभी के। ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, कमीशन, इसको आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एनसीटी का फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। ओके, एनसीटीई। ओके, ओके, यहाँ पर लिखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, ये जो एनसीटी है ना, वो आपकी क्या है, टीचर ट्रेनिंग के लिए भी काम करती है। ओके, जो टीचर ट्रेनिंग मतलब कि जो प्रशिक्षार्थी है, ओके, मतलब कि टीचर बने उससे पहले की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि पीटीसी होती है, बीएड होती है, ओके, तो वो एनसीटी मान्य होती है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पीटीसी, सॉरी, पीटीसी या फिर बीएड। ओके, जो कि अभी पीटीसी बंद हो गया है लेकिन बीएड अभी स्टार्ट है। ओके, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी लिखवा लेते हो, सारे के सारे फुल फॉर्म लिख लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं फुल फॉर्म भी। ओके, ओके, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग, ये भी लिख लेना। उसके बाद है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। ओके, तो ये आपको चारों के फुल फॉर्म याद रखने हैं ताकि एग्जाम के अंदर पूछे जाए तो आपको दिक्कतें ना आए। ओके, पूछे भी जाते हैं, काफी बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अभी हमारे फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण शिक्षा का जो कोर्स है उसके लिए मतलब कि किसने जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है
कि किसको निर्देश दिया है, यूजीसी को निर्देश दिया है इसके लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। 16 में यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एजेंसी वगैरह है। ओके, NACC, NIEDA, ओके, उसके बाद है NDRI और CDRI। ओके, उसके मतलब कि हेड मतलब कहाँ पर है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ और करनाल। चलिए इसका आंसर करिए सभी बच्चे। चलो ओके, तो देखो CDRI है वो कहाँ पर जाएगा आपका, ओ यहाँ पर आंसर भी कह दिया, ओ सॉरी, चलो जी कोई बात नहीं। हाँ, आपको आंसर भी दिख गया है, चलो कोई ना। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। ओके, वैसे इसको पीछे ले जाना था, इसको आगे ले जाना था, हो गई, चलो गलत, कोई ना। NACC जो है ना वो आपका किस में जाएगा, बेंगलुरु में आया हुआ है। ओके, NACC नहीं लेकिन एन, यहाँ पर थोड़ा सा NAAC। ओके, नाक नेक जिसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप NAAC, ओके, नेक। तो ये जो नेक है ना वो नेक आपके किस में जाएगा, बेंगलुरु में इसका मतलब कि हेड क्वार्टर है। ओके, उसके बाद देखो NIEDA है। ओके, तो NIEDA कहाँ पर है, दिल्ली में। ओके, और NDRI है वो आपके करनाल में है, और CDRI है वो आपके लखनऊ में। ओके, अब इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके फुल फॉर्म याद रखिए क्योंकि देखो ये तो GSET में भी इस बार आया था क्वेश्चन। ओके, तो नेक का फुल फॉर्म बताइए, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, इंटरव्यू में भी काफ़ी बार जो भी बच्चे प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेक। ओके, क्योंकि मैंने गुजराती वालों को तो पूरा का पूरा नेक पढ़ाया हुआ है डिटेल्स में। ओके, तो जो बच्चे गुजराती वाले हैं और अभी भी UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो गुजराती वाले वीडियो को देख सकते हो। ओके, वहाँ पर इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में वहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। ओके, तो यहाँ पर नेक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ओके, और NIEDA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NDRI की बात करूँ तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CDRI की बात करूँ तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म है। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन से ई अधिगम मंच है, बताइए इसका आंसर। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से बताइए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं। ओके, चलिए आंसर करिए सभी बच्चे। हो गया आंसर। चलिए ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर देते हैं स्वयं। ओके, जहाँ पर आपको क्या है भाई, एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है स्वयं प्रभा। आप लोगों को पता है DTH चैनल है। ओके, टीवी चैनल है, ये क्या है, टीवी चैनल है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, ये टीवी चैनल है। ओके, DTH। और उसके बाद है आपका क्या है भाई,
हाँ दीक्षा। ओके, तो दीक्षा भी जस्ट अभी अभी मतलब ये पोर्टल बना हुआ है ओके, ई लर्निंग के लिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी है और वहाँ पर कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है ओके। तो कंटेंट प्लस आपको वहाँ पर पढ़ाया जाता है ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। स्वयं प्रभा जो है वो आपको डीटीएच चैनल पर टीवी चैनल को आपको टीवी चैनल मिल जाएगी ओके। और 34 चैनल है ओके, ये भी आपको याद रखना है। 34 चैनल का एक सेट है ओके। उसके बाद यहाँ पर स्वयं में भी एक प्लेटफॉर्म है, स्वयं भी ओके। तो अब इन सभी के मतलब, और परख जो है वो अलग है, और मुक जो है ना वो मुक मतलब आपका ये क्या है, ओनली कंटेंट प्रोवाइड कराता है ओके। ये क्या कराता है, कंटेंट प्रोवाइड कराता है ओके। सबसे पहले हम इन सभी के मतलब कि नाम आपको बता देंगे। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए सी डी कहाँ पर है, बी इज द करेक्ट आंसर ओके। मैं सारे के सारे नाम आपको यहाँ पर लिखवाती हूँ ओके। तो पहले स्वयं का लिख लीजिए, स्टडी वेब्स। देखो स्वयं का इस बार भी मतलब फुल फॉर्म पूछा गया था ओके, वेब्स ऑफ लगभग स्टेटमेंट में डाला था ओके। तो ये याद रखिए, स्टेटमेंट के अंदर डाला हुआ था उसका फुल फॉर्म, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ओके। वैसे मैंने स्वयं का और मुक्स का, स्वयं प्रभा का वीडियो बनाया हुआ है ओके, डिटेल्स में बनाया हुआ है। जिनको भी देखना है वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड का नीचे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको ये स्वयं, स्वयं प्रभा और मुक्स ये तीनों के तीनों वहाँ पर मिल जाएंगे ओके। उसके बाद बात करते हैं परख की। तो परख का जो फुल फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट ओके, असेसमेंट रिव्यू। ये लिख लेना आप लोग अपनी नोट के अंदर ओके। एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर, इसका नाम बहुत ही बड़ा है ओके, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ओके, डेवलपमेंट। क्लियर, ये उसका फुल फॉर्म है किसका है, परख का ओके। प से यहाँ पर पी ए लिया, फिर आर लिया ओके, ए लिया, फिर के लिया, और फिर एच लिया ओके। इस तरीके परख ओके, यहाँ पर परख आएगा ओके, की आएगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना ओके। मैं वैसे भी पीपीटी डालूंगी, पीडीएफ डालूंगी, तो यहाँ पर सुधार करके ही डाल दूंगी ओके। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा तो आपको पता ही है ना। चलिए, अच्छा स्वयं जो है वो कब लॉन्च हुआ था, ये बता दो तो। किसी को पता है स्वयं है वो कब लॉन्च हुआ था, ये भी तो बता दो। तो देखो यहाँ पर ये जुलाई 9 जुलाई 2017 में ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था ओके। जो स्वयं है वो ओके। और उसके बाद हम स्वयं प्रभात की बात करें, तो यहाँ पर आपकी 34 ओके, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए ओके। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है तो डोंट वरी, लेकिन फिर भी ओके। स्वयं प्रभा जो है ना वो 34 चैनल्स का क्या है, सेट है ओके। ये भी आपको याद रखना है, चैनल्स का एक सेट है ओके। और वो जो है वो 24 आवर इंटू 7 डेज ओके, मतलब कि 24 कलाक ये स्टार्ट रहता है ओके। और ये जो चैनल है ना वो कौन से सैटेलाइट की मदद से किया गया था, तो जी सेट ओके, GSAT 15 सैटेलाइट का नाम है ओके। सैटेलाइट GSAT 15 सैटेलाइट के अंतर्गत मतलब इसका, इस चैनल के अंदर उसका यूज किया गया था, वो जो सैटेलाइट है उसका यूज किया गया था ओके। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। क्लियर, ओके। तो ये था स्वयं प्रभा के बारे में। और हाँ, इसमें जो सामग्री होती है वो मतलब कि दोहराई जाती है ना।
तो हर 4 घंटे ये सामग्री है 4 आवर्स क्या होती है, 4 आवर्स के बाद इसको दोहराया जाता है। टोटली अगर आप देखो तो 5 बार इसको क्या दोहराया जाता है। ओके, एक ही टॉपिक को 5 बार यहाँ पर दोहराया जाता है। क्लियर? ओके, चलिए अब आते दीक्षा की बात करते हैं। इसको सारे को हटाती हूँ। ओके, अब आते दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ओके, ओके, दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज। ओके, नॉलेज शेयरिंग। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद रखिए दीक्षा का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यहाँ पर आपको बहुत सारे मतलब कि पाठ्य पुस्तक भी मिल जाएगी, कंटेंट प्लस वहाँ पर टीचर्स भी पढ़ाते हैं। ओके, जिस तरीके से स्वयं प्रभा में पढ़ाते हैं, स्वयं में पढ़ाते हैं ना, स्वयं भी एक मूक्स का ही प्रकार है। ओके, जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अलग अलग कंट्री के प्रोफेसर होते हैं, वो स्वयं में पढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक कोर्स भी करवाया जाता है, सर्टिफिकेट भी स्वयं के अंदर आपको दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से। और मूक्स जो है ना, मूक्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। मूक्स के अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए मूक का, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अमेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके, ये उसका फुल फॉर्म है। अगर यहाँ पर एस लगाया जाएगा तो मूक्स हो जाएगा। ओके, बाकी कुछ भी नहीं। एस का मतलब ये वाला जो एस होता है ना, इसका मतलब यहाँ पर कोर्सेज लगा लिया जाता है, इसीलिए मूक्स बोला जाता है। क्लियर? तो आई होप यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो गया है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी नोट मैंने करवाई है उसको नोट करके रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया है? बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 4। ओके, उसके उसके संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया है? ओके, बताओ। लक्ष्य मतलब गोल नंबर 4 क्या है, ये पूछा गया है आपको। ओके, गोल नंबर 4 क्या है बताओ। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, पॉवर्टी अलेविएशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, देखो SDGs गोल जो है ना, SDGs गोल, ओके, इसको मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो मैंने पिछली बार पढ़ाया हुआ था। उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी नहीं थी, इसी वजह से इस बार मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अगर अदरवाइज कोई नया टॉपिक आ जाता है आपके एग्जाम से पहले तो उसको हम अलग से बता देंगे। लेकिन SDGs गोल जो है ना, 17 गोल को कैसे याद रखना है, एक मैंने कहानी सुनाई थी और उसी कहानी से आप उन 17 के 17 गोल्स को याद रख सकते थे। ओके, तो जिनको भी वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एनवायरनमेंट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, न्यू बैच वाली नहीं देखनी है, उसके अलावा की बैच देख लेना। मतलब कि ओनली लिखा होगा एनवायरनमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ओके, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए, ओके, तो यहाँ पर गोल नंबर 4 आपका क्या था? क्वालिटी एजुकेशन वाला था। ओके, तो यहाँ पर 17 के 17 गोल्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ओके, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, और फिर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ओके, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल। देखो ये 17 गोल है ना, उसको भी मतलब आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गोल है कि नहीं। ओके, GSET के अंदर इसी बार
जी सेट वाले बच्चे कोई है तो देखो, जी सेट में इसी बार ये क्वेश्चन आए हुए थे कि इनमें से कौन से है या नहीं है। ओके, ऐसा पूछा गया था और इसमें भी ये वाले ले लिए थे, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, यहाँ पर दे दिया था उन्होंने बिलो की जगह पर कुछ और दे दिया था। ओके, तो अबोव, हाँ लाइफ अबोव वाटर दे दिया था। अब यहाँ से आपको पकड़ना था कि बिलो आंसर आता था, अबोव नहीं, है ना। तो इस तरीके से याद रखो, ये सेट की एग्जाम में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप भी याद रख लो कि 17 के 17 गोल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर गोल नंबर 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो। नीति का सॉरी फुल फॉर्म बताइए। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, बताइए। चलिए इसका आंसर करिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे अभी लाइव है ओके क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी बच्चे बाद में देखते हैं वो भी मतलब कि लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ओके, चलिए ओके, तो पहला वाला आंसर है वो करेक्ट है, इसमें कुछ सिखाने वाली बात ही नहीं है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका क्या है, फुल फॉर्म है नीति का। ओके, अब थोड़ा सा नीति के बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, उसका गठन कब हुआ था, 2015 में हुआ था, 1 जनवरी को हुआ था। ओके, और उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था। ओके, और नीति आयोग भारत सरकार का क्या है, प्रमुख नीति थिंक टैंक। ये भी क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था या फिर 2020 में आया हुआ था। ओके, तो ये भी याद रखो, ये एक थिंक टैंक है, या तो फिर जी सेट में पूछा गया था। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन लगभग यही क्वेश्चन था, या जी सेट में था या यूजीसी नेट में। ओके, तो थिंक टैंक पॉलिसी है ये। ओके, नीति जो है ना, नीति आयोग है वो थिंक टैंक पॉलिसी है। ओके, तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, जो दिशात्मक और नीति क्या करती है, इनपुट प्रदान करती है। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है, कौन सा वैल्यू जो है वो हमारे मतलब कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के लिए प्रमोट किया जाता है, बताइए। फटाफट आंसर करिए सभी बच्चे, और अपने मार्क्स जरूर बताते जाना। काउंटिंग करना है, जब भी पीवाईक्यूएस करवाओ तो आप अपने क्वेश्चन मतलब काउंटिंग जरूर कर लिया करो कि आपके कितने आंसर सही बने। ओके, जिससे आपको खुद को भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, मल्टीकल्चर वैल्यूज आएगी। ओके, बहुसांस्कृतिक मूल्य जो है वो मतलब ग्लोबलाइजेशन के लिए, इसीलिए मल्टीकल्चर का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा कल्चर होते हैं ना, तो अलग अलग कल्चर की तो बात करें, हम भी तो कल्चर अपना रहे ना, पाश्चात्य कल्चर को अपना रहे हैं ना, और हमारे हमारे कल्चर को तो हम अपना ही रहे हैं, है ना, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को भी तो हम अपना रहे हैं ना। तो इस तरीके से इसकी बात हो रही, तो मल्टीपल कल्चर वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को मतलब कि क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर 20 द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, और डेली हम कोई ना कोई एक यूनिट के 20 क्वेश्चंस कराएंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो रात को भी आपको एक क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, वो आपकी मैथ्स की रहेगी। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्ण।